सो फेगन एट आल की ये स्टडी है. फेगन एट आल की स्टडी इज नोन एज द एलिफेंट लर्निंग स्टडी. और इस एलिफेंट लर्निंग के लिए हम लोग यहाँ पे जिस तरह इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, वी आर गोइंग टू मेक आवर एलिफेंट्स और द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस रिसर्च, जो कि एलिफेंट्स होंगे, उनको हम लोग कुछ ना कुछ बिहेवियर सिखा रहे होंगे. और ये बिहेवियर सिखाने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस टेक्निक का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है? द यूज ऑफ consequences, good consequences and bad consequences in order to reinforce or extinguish या finish a behavior. All right? So मतलब है जैसे आपने कोई इसको एलिफेंट को कुछ अच्छी चीज सिखाई, बिल्कुल, और उसने उसको एलिफेंट को जरूरी नहीं है अच्छी चीज सिखाई हो. वी आर टॉकिंग अबाउट हम एलिफेंट्स को कोई चीज सिखा रहे हैं, और ये सिखाने के अंदर हम उनको सिखाने के लिए, हम लर्निंग कराने के लिए उनको इन दो प्रोसेसेस के थ्रू सिखा रहे हैं. एक गुड कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू एंड दूसरा बैड कॉन्सिक्वेंसेस या नेगेटिव रीइंफोर्सर्स के थ्रू. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट्स के थ्रू हम लोग एलिफेंट्स को कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं यहाँ पे. Alright, let's move forward. इसके बाद we have something known as primary and secondary reinforcer. Now this is just, these are the concepts that I want you guys to be clear about, क्योंकि इस concept का इस्तेमाल कर रहे होंगे हम आगे. So अभी आप लोगों ने ये नहीं समझना कि study क्या है, अभी आप सिर्फ ये समझे कि operant conditioning क्या था, वो समझ आ गया है. अब हम आगे चल रहे हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, समझो पहले क्या है. Primary reinforcer and secondary reinforcer. There are also primary and secondary reinforcers. Primary reinforcers fulfill a direct biological need. So जब मैं primary reinforcer की बात करता हूँ, हमें ये पता चल गया reinforcer कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मैं एक बच्चे का या एक elephant का जो है वो behavior reinforce कर रहा हूँ. That means उसको उस behavior को करने के लिए वापस से जो है वो मैं motivate कर रहा हूँ, या मैं उस behavior को ख़त्म करवा रहा हूँ, extinguish करवा रहा हूँ. So primary reinforcers is something that basically fulfills a direct biological need. For example, खाने की नीड, हमारी भूख जो होती है, when we are hungry, feeling hungry is a biological need. सही है. उसके बाद feeling of comfort, wanting comfort, ये क्या है? biological need है. wanting sleep, biological need है. So again हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि primary reinforcer is a reinforcer that basically fulfills a direct need of our participant. For example, would a treat for a dog or sweets for a child be a primary reinforcer or a secondary reinforcer? It is going to be a primary reinforcer. Why? Because sweets या treat हम लोगों के dog को या हमारे animal को उसकी भूख को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसकी हंगर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं. सो दैट मीन्स ये जो भी चीज़ हमारी बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करती है, वो दैट बिकम्स आवर प्राइमरी रीइंफोर्सर. व्हाट इज द सेकेंडरी रीइंफोर्सर? सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स, बट दे कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर प्राइमरी रीइंफोर्सर्स, और दे बिकम एसोसिएटेड विद द प्राइमरी रीइंफोर्सर. हम कहते हैं कि अगर मेरा सेकेंडरी रीइंफोर्सर कोई चीज है, तो वो क्या चीज है? प्लीज माइक बंद कर लेंगे अपने. इफ यू गाइज डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज माइक बंद कर लो. अच्छा जी, सो सेकेंडरी रीइंफोर्सर क्या होता है? सेकेंडरी रीइंफोर्सर होता है जहां पे हम कहते हैं दिस सेकेंडरी रीइंफोर्सर इज नॉट फुलफिलिंग एनी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल नीड, बट ये आपके प्राइमरी रीइंफोर्सर की जगह ले सकता है. ये आपके प्राइमरी रीइंफोर्सर के साथ लिंक हो सकता है एंड कैन बी यूज्ड इन ऑर्डर टू टीच आवर पार्टिसिपेंट्स समथिंग. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूडिंग अ क्लिकर. अगर मैं डॉग ट्रेनिंग की बात करूं, यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने प्राइमरी रीइंफोर्सर में डॉग के लिए क्या कहा था कि ट्रीट या खाने की कोई चीज़ जो कि हमारे डॉग को पसंद है, उसको हम देकर उसको कोई बिहेवियर सिखा सकते हैं. यस, सिखा सकते हैं. और क्या अगर हम उसको कोई दूसरी बिहेवियर भी सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉग क्लिकर्स आते हैं. वो क्लिकर को दबाकर हम उनकी वॉइस या साउंड के थ्रू उनको कोई चीज़ हम सिखा सकते हैं. तो अगेन, क्या क्लिकर आपकी कोई बायोलॉजिकल नीड पूरी कर रहा है? नहीं कर रहा.
So hence हम कहते हैं कि clicker is a secondary reinforcer because it is not fulfilling any biological need but still is teaching our participant या dog या anything something in return. Whereas primary reinforcer is something जिसके थ्रू जिसको मिलते ही उनकी कोई participants की कोई primary या biological need पूरी होती है and उस need पूरी होने के basis के ऊपर वो कोई नया बिहेवियर लर्न कर लेते हैं. लेट्स मूव फर्दर. आई होप ये क्लियर हो गया. लेट्स मूव फर्दर. शेपिंग. शेपिंग क्या चीज है? शेपिंग इज अ टेक्निक दैट इज that utilizes the idea of operant conditioning, specifically the reinforcement part. कि यहाँ पे शेपिंग के थ्रू हम लोग रीइंफोर्सिंग करते हैं, हम रीइंफोर्स करते रहते हैं जब तक हमारा बिहेवियर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिहेवियर नहीं बन जाता. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाहता हूं कि मैं जंपिंग सीखूं या स्टैंडिंग अप या वॉकिंग या रनिंग सीखूं, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है? आई नीड टू बी एबल टू स्टैंड ऑन माई फीट. इफ आई एम अनएबल टू स्टैंड ऑन माई फीट एंड टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, I will be unable to actually start running and learn running. So again, shaping is the concept through which I am going to refine my behavior. सबसे पहले जैसा भी बिहेवियर हो रहा है हम उस बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट में एक रीइंफोर्समेंट देंगे. सही है, एक रीइंफोर्सर देंगे और वो रीइंफोर्सर यानी रीइंफोर्समेंट जो है वो हम हमारे उस रीइंफोर्सर को इस्तेमाल करके हमारे बिहेवियर को रिफाइन करेंगे इन ऑर्डर टू मेक इट व्हाट वी वांट इट टू बी. ऑलराइट, लेट्स मूव फर्दर. So when an organism, when a participant is attempting to learn a new behavior, there will be a variation in the quality of its attempts. Of course, जब हम कोई नया behavior सिखाएंगे किसी को भी, तो वो फौरन ही से बिल्कुल accurate behavior नहीं सीखेगा. हम लोग क्या करेंगे? उसे accurate behavior सिखाने के लिए हम उसको reinforcements देंगे और उस reinforcements के basis के ऊपर उसका behavior और refine करेंगे in order to make that behavior just what we want. ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं. Behavior chaining is another concept. Behavior chaining, another concept of behavior chaining in which simple individual actions can be combined in a sequence or behavioral chain. So हम अगर कहते हैं कि मैं अगर if I want someone to learn some behavior, मैं उस behavior को specifically छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं और उन छोटे पार्ट्स को मैं कहता हूं behavior chaining, क्योंकि मैं उन छोटे पार्ट्स को यूज करता हूं अपने पार्टिसिपेंट को वो छोटे पार्ट्स लर्न कराता हूं एंड इन दी एंड जब वो सारे पार्ट्स को लर्न कर लेता है मैं उस पूरे सारे पार्ट्स का एक साथ एप्लीकेशन करवाता हूं या यूटिलाइजेशन करवाता हूं. तो इन रिटर्न क्या होता है? मैं पूरा एक बिहेवियर छोटे पार्ट्स के थ्रू लर्न कर गया. सही है. सो इट इज बेसिकली डिवाइडिंग योर होल बिहेवियर इनटू स्मॉल पार्ट्स and then making your participants learn those small parts, and once all the parts are learned, once all the parts are learned, we say that this whole behavior can be now learned or performed in one go. ठीक है. So ये behavioral chaining है. We'll just read what I've written over here. The following this follows the idea of creating strings of behavior, so they are performed in succession. Like riding a bicycle, the rider must first learn to pedal, then to steer, then to balance, then to balance, and then everything is learned on two wheels, and then एक साथ हम लोग बाइसाइकिल कर सकते हैं. सो यू सी कि कैसे हम लोगों ने एक बाईसाइकिलिंग का जो परफॉर्मेंस है या जो बिहेवियर है उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया इन ऑर्डर फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स टू लर्न द होल बिहेवियर बाय लर्निंग स्मॉल पार्ट्स ऑफ दैट बिहेवियर. ट्रेडिशनली हम लोग कहते हैं हाउएवर द थ्योरी डज नॉट ट्राई टू एक्सप्लेन underlying reasons for behavior such as through our thoughts or feelings. According to operant conditioning theories, the majority of the behavior are learned through trial and error, and that is how we actually will be making our elephants learn something.
सो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है, बैकग्राउंड की बात हो रही है यहाँ पे. लेट्स टॉक अबाउट द बैकग्राउंड. सो दे ट्रेडिशनली इन नेपाल कैप्टिव एलिफेंट्स जो हैं उन लोगों को फ्री कॉन्टैक्ट हैंडलर्स मिलते हैं, और इन फ्री कॉन्टैक्ट हैंडलर्स को हम कहते हैं महूटाज. क्या कहते हैं? महूटाज. नाउ महूटाज होते हैं वो लोग जो कि हमारे एलिफेंट्स के साथ काम करते हैं और एलिफेंट्स को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं. इन नेपाल कैप्टिव एलिफेंट्स का मतलब होता है कि कैप्टिव एलिफेंट्स मतलब वो एलिफेंट्स जिनकी हम ब्रीडिंग कर रहे हैं या उनको हम लोगों ने फार्मिंग के जिनको हम फार्म कर रहे हैं, हम उनकी फार्मिंग करने के लिए हम लोगों ने फार्म्स बनाए हुए हैं. एलिफेंट्स बिहेवियर इज मैनेज्ड थ्रू पनिशमेंट्स. नाउ क्योंकि नेपाल की बात हो रही है और इन जनरल हम बहुत सारे जगहों की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एनिमल्स, जहाँ पे भी फार्म्स होते हैं वहाँ फार्म्स पे एनिमल्स को कुछ सिखाया जाता है तो उनको पनिशमेंट्स के थ्रू सिखाया जाता है, और ये बहुत प्रिमिटिव, बहुत पुरानी टेक्निक है. दिस फॉर्म ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग रिलाइज ऑन अनप्लेजेंट स्टिमुलस. मतलब हम पनिशमेंट देंगे, अनप्लेजेंट कंडीशन बनाएंगे जिसके थ्रू हमारा पार्टिसिपेंट या हमारा एलिफेंट इज गोइंग टू लर्न समथिंग. ऑलराइट. सो पेन के थ्रू और फियर के थ्रू हम लोग बिहेवियर को शेप करते हैं और कोई ना कोई चीज़ हम लोग हमारे एनिमल्स को सिखा रहे होते हैं. हम यहाँ पे अगर बात करें तो एनिमल्स जो हमारे पास है वो है एलिफेंट्स, और इन एलिफेंट्स को बैम्बू स्टिक्स के थ्रू जो है मार मार के कोई ना कोई चीज़ सिखाई जा रही होती है. कौन सी वो चीज़ है जो सिखाई जा रही है? यहाँ पे वो लोग ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर सिखा रहे हैं. ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर क्यों सिखा रहे हैं हमें आगे पता चल जाएगा. ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर इसलिए सिखा रहे हैं, सॉरी वही मैं बताने लगा हूँ. ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर होता है जहाँ पे हम लोग हमारे पार्टर्स जो एलिफेंट्स हैं उनकी नाक, आपने पता है, आपने देखा होगा एलिफेंट्स की नाक बहुत लंबी होती है, इनकी नाक को साफ करते हैं. इसके अंदर जो म्यूकस होता है या जो बलगम जिसको कह लें, म्यूकस जो होता है, इस म्यूकस को हम लोग कहते हैं स्पूटम. इस स्पूटम को जमा किया जाता है और फिर टेस्टिंग की जाती है टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस. क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स आर प्रोन टू ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है. और ट्यूबरकुलोसिस से इंसान भी मर जाते हैं, जानवरों को भी हो जाए तो वो भी मर जाते हैं. एंड एलिफेंट्स का ट्यूबरकुलोसिस इंसानों में भी फैलता है. सो वी आर डूइंग दिस इन ऑर्डर फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल फॉर आवर एलिफेंट्स. ऑलराइट. Let's move forward. So, however, because of concerns for captive elephants' welfare and keeping their keeper safety, there is increased interest in reward based training. Now हम यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं कि हमने ये देखा कि हम ये इस एनिमल का ये ज़िंदगी भर का प्रोसेस है कि हर कुछ टाइम बाद हम लोगों ने उसको ट्रंक वॉश कराना है, और ट्रंक वॉश कराने के बाद ये एलिफेंट जो है वो टीबी के लिए टेस्ट किया जाएगा इस स्पूटम के थ्रू, जो कि ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर के बाद हमने जमा किया है. और ये प्रोसेस इज़ एन एवर लास्टिंग प्रोसेस. इस एलिफेंट की ज़िंदगी में ये प्रोसेस बहुत दफ़ा रिपीट होगा, और इसको कोई चीज़ हम लोग मार के सिखाएंगे तो ये उसके वेलफेयर के लिए अच्छी बात नहीं है, ये एलिफेंट के लिए अच्छी बात नहीं है. एलिफेंट को हम पनिशमेंट्स दे के क्यों सिखा रहे हैं? वी शुड ट्राई अ मेथड नोन एज पॉजिटिव ट्रेनिंग. सही है. और पॉजिटिव ट्रेनिंग क्या कहती है कि यहाँ पे हम लोग कोई भी नेगेटिव पनिशमेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, रादर वी विल बी यूजिंग positive punishments, not punishments, but positive methods through which we are going to teach our elephants something that is going to help them. So यहाँ पे हम क्या सिखा रहे हैं? ट्रंक वॉशिंग सिखा रहे हैं. किन को सिखा रहे हैं? एलिफेंट्स को सिखा रहे हैं. क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि it's going to be for their benefit. And how do we want to teach them this? Through positive reinforcements या positive training methods. आई होप यहां तक सबको क्लियर है. तो हमने जो तरीका इस्तेमाल करना है उस तरीके का नाम है सेकेंडरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक. क्या है? सेकेंडरी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग टेक्निक इज द SPR दैट वी आर गोइंग, इसका शॉर्ट फॉर्म है SPR ट्रेनिंग. ठीक है. वन काइंड ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ट्रेनिंग, positive reinforcement training is known as secondary positive reinforcement training. One form of positive reinforcement training that is known as SPR. This is the approach animals are trained to link specific sounds with food rewards. So यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे sounds का इस्तेमाल कर रहे हैं
और फूड आइटम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं in order to make them the positive reinforcers for our elephants to learn something, and in return हम उनको कुछ ना कुछ सिखा रहे होते हैं. And these sounds are referred to as markers or sound markers. Once the animal learns the relationship between these markers and food rewards, the markers can be used to reinforce desired behavior. Using a sound marker is more effective than giving food reward because the marker precisely signals to the animals that when it has correctly performed a desired behavior and when it has not performed the behavior properly. Whereas there is a delay in the preparing and delivering of the food. So again, अगर हम लोग फूड को सिर्फ फूड बेसिस के ऊपर कोई ना कोई बिहेवियर को सिखाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब वो फूड देना बंद कर देते हैं हम, तो एन एनिमल उस बिहेवियर को भी अनलर्न कर देता है, भूल जाता है. बट वेयर एज जब हम सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे मार्कर्स या साउंड का, तो साउंड की वजह से हम ये देखते हैं कि वो बिहेवियर एवर लास्टिंग या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक एसोसिएशन बना लेता है विद द बिहेवियर. वो साउंड उस बिहेवियर से बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बना लेता है. उस स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन के बेसिस के ऊपर वी से दैट आवर बिहेवियर विल बी लर्न्ड एंड नॉट फॉरगॉटन. ऑलराइट. So to maintain the connection between the secondary and the primary reinforcer, food rewards are still provided at intervals. हम लोग initially food reinforcers का इस्तेमाल करते हैं and then उन food reinforcers को replace कर देते हैं with sound markers so that हमारा जो सिखाया हुआ behavior है वो ज़्यादा strengthen हो जाए. I hope ये आपको समझ आ गया हो. Let's get further into it. Background: ensuring a healthy and captive elephant is crucial, and diagnosing and treating their illnesses plays a very vital role in animal welfare. To avoid traditional methods like punishment, Fagan et al. Explored the use of SPR training to teach elephants a trunk washing procedure. SPR क्या है? Secondary Positive Reinforcement Training. This procedure aims to maintain their well-being, and the researcher wanted to see if SPR training could be effective in encouraging elephants to voluntarily and reliably participate in this activity of trunk washing. While SPR training had previously proven effective with some non-human primates, मतलब animals के इन्होंने ये SPR training का इस्तेमाल किया है. primates का मतलब क्या है? हमारे इस training method को ये लोगों ने monkeys के ऊपर इस्तेमाल किया है. और इन्होंने ये देखा कि मंकीज, जायंट पैंडाज, एंटेलोप्स, इन लोगों के ऊपर ये एसपीआर ट्रेनिंग बहुत अच्छे से काम करी. दैट मीन्स कि दे डिड लर्न द बिहेवियर दैट द रिसर्चर वांटेड देम टू लर्न. सो दिस टाइम दे थॉट ऑफ डूइंग दिस ऑन एलिफेंट्स. इससे पहले एलिफेंट्स के ऊपर ये वाली एसपीआर ट्रेनिंग का इस्तेमाल नहीं हुआ था. The advantage of using SPR lies in its ability to shape the behavior of captive animals, contributing to their overall health and well-being. In this specific study, the focus was on SPR as a method for detecting tuberculosis in elephants. We've already discussed this, that we wanted our elephants to learn a behavior known as trunk washing. ट्रंक वॉशिंग क्या है? जहाँ पे वो अपनी नोज को साफ करते हैं एक बकेट के अंदर, और जो भी म्यूकस, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल, जो म्यूकस निकाला जाता है या जो म्यूकस कलेक्ट होता है, उस म्यूकस को फिर टेस्ट किया जाता है. क्यों टेस्ट किया जाता है? बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन फॉर एलिफेंट्स टू डेवलप ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, एंड उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है. दे डाई बिकॉज ऑफ दैट. एंड ऑल्सो दे स्प्रेड tuberculosis is contagious also within elephants also and within humans and elephants also. So सबकी भलाई के लिए, सबकी बेहतरी के लिए this was done so that everyone stays, it is for a benefit that everyone can gain from this technique. Now हमने क्या किया? हम लोगों ने SPR का मेथड इस्तेमाल किया. हमने सिलेक्ट किया, we selected SPR in order to teach our elephants the process of trunk washing.
Let's move further. Tuberculosis is best detected through trunk wash method, but getting elephants to perform this correctly can be challenging, leading to many samples being inadequate for testing. So हमारे elephants को trunk washing behaviors जो है वो करवाना एक बहुत मुश्किल टास्क, एक चैलेंजिंग टास्क है. Let's talk about the strengths. कूचा, सबसे पहले कूचा क्या है? कूचा इज द बैम्बू स्टिक दैट इज यूज्ड, दैट वाज इनिशियली यूज्ड इन ऑर्डर फॉर आवर एनिमल्स टू बी ट्रेन्ड फॉर ट्रंक वॉश. मतलब ये एक बैम्बू स्टिक से जब उसको मारते थे तो उस बैम्बू स्टिक का जो नाम था उसको कूचा कहते हैं. ठीक है, और ये कूचा इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रेन एलिफेंट्स. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी है. इससे पहले SPR मेथड एनिमल्स में तो इस्तेमाल हुआ है लेकिन एलिफेंट्स में इस्तेमाल नहीं हुआ. सो ये एक स्ट्रेंथ है हमारे लिए. कीपिंग द एलिफेंट्स हेल्दी, ये इसलिए किया जा रहा है, तो ये अगेन हमारी स्ट्रेंथ है. हम लोग ये चाहते हैं कि एलिफेंट्स को विदाउट एनी हैसल, विदाउट मार पिटाई हम लोग जो है वो कोई बिहेवियर सिखा दें, और वो बिहेवियर भी वो वाला है जो कि उनके वेलफेयर के लिए है, उनके भलाई के लिए. These are the significance of the study. Fagan et al. Highlighted a situation where the SPR method could be highly beneficial. सबसे पहले collecting sputum, a thick lung mucus from elephants for tuberculosis. Testing. In places like India and Nepal and US, estimates 11% to 25% of the captive elephants population may test positive for TB. मतलब अगर मेरे पास 100 elephants हैं तो इन 100 के अंदर से 25 will be testing positive for tuberculosis, and once 25% मतलब 11 से लेके 25%, 11 से लेके 25 elephants हो सकते हैं जिनको मेरे पास इन 100 में से tuberculosis हो. एंड बिकॉज ये सारे एलिफेंट साथ में रहते हैं आगे पीछे, तो हो सकता है कि दे कैन स्प्रेड दिस ट्यूबरकुलोसिस जर्म टू ऑल द अदर एज वेल, एंड ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हमारा एलिफेंट जो है वो कैन डाई. सो इट इज अ लॉस फॉर एवरीवन. Therefore, it's crucial to be able to test elephants safely. The most effective way to do this is by examining a sample of sputum, that is mucus, from the elephant's trunk. Because from the elephant's trunk, आपके पास bacteria, using a procedure known as trunk wash. We can use the procedure known as trunk wash in order to look for the tuberculosis bacteria that is present in the trunk of our elephants. Because the study researchers had reported significant challenges in obtaining high quality trunk wash samples for tuberculosis, a whopping 22% of Nepal alone are thought to be affected. So that means कि सिर्फ नेपाल के अंदर अगर हम बात करें तो 22% ऑफ द एलिफेंट्स, जो टोटल एलिफेंट्स नेपाल में एग्जिस्ट करते हैं, लेट्स से अगर टोटल एलिफेंट्स 1000 एग्जिस्ट करते हैं तो 200 या 2200 एलिफेंट्स जो हैं इन टोटल जिनको ट्यूबरकुलोसिस है और उनकी लाइफ एट रिस्क है. सो अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया या इनको प्रॉपर्ली हम लोगों ने ट्रेन नहीं किया या टीबी के लिए टेस्ट नहीं किया तो उसकी वजह से ये सारे एलिफेंट्स एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. Elephants with TB can show various signs from no obvious signs to weight loss, coughing, difficulty breathing and lack of appetite and nasal discharge. Sputum क्या होता है? Thick mucus होता है जो कि collect किया जाता है from the lungs. Many elephants in Nepal and India are affected by TB, and TB is also transmitted to humans. So again, it is not just the elephants जिनकी extinction हो जाएगी, ये एक pandemic की तरह can spread throughout places where there are elephants kept in captivity and can also affect humans. ठीक है जी, यहाँ पे stats important है. So always remember ये जो 22% हमने कहा है कि नेपाल alone is affected by TB in elephants, and 11 to 25% of elephants can be affected in captivity of the total elephants that you have. ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको पता होने चाहिए, क्योंकि यही बेसिस बना था जिसके बेसिस के ऊपर फेगन एट al कंडक्टेड अ स्टडी ऑन एलिफेंट्स ट्रंक वॉशिंग बिहेवियर. लेट्स डू द एम एंड देन वील एंड आवर क्लास फॉर टुडे. द रेस्ट वील डू टुमारो इंशाल्लाह.
सो एम क्या था हमारा यहाँ पे हमारा एम ऑफ द रिसर्चर्स इज टू the aim of this study was to see whether free contact traditionally trained elephants can be trained to participate in a trunk wash by using positive reinforcements. मतलब हम लोगों ने उन एलिफेंट्स को जिनको फ्री रखा हुआ है, जिनको कोई मार धाड़ नहीं करी, जिनको हम लोगों ने कोई जो है वो कूचा से यूज करके हम लोगों ने उनको कुछ भी नहीं सिखाया. These are elephants that have not learned anything and are left to be free in the environment, जिन्होंने कुछ भी अभी लर्न नहीं किया. Can we use positive reinforcements, SPR technique, to actually train them into voluntarily doing the trunk wash behavior? दूसरा, to investigate whether using secondary positive reinforcement techniques would be an effective method to train elephants in Nepal to participate in the trunk wash behavior. दूसरी चीज हम ये देखना चाहते हैं, क्योंकि SPR technique has been used with pandas, gorillas and all the other antelopes and monkeys. It has never been used on elephants. So the second aim was to identify whether it is a best technique to be used to train our elephants or not. ठीक है? So with that we're going to end this session and hopefully हम next class में